नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया की खास पेशकश गुफ्तगू। बुंदेलखंड का बांदा जिला, दिसंबर 2018 की सर्द रात, कड़ाके की ठंड थी पूरे इलाके में। एक बूढ़ी औरत अपने घर के बाहर ठंड से ठिठुरती हुई बैठी थी और उसके पास ना तन ढकने के लिए कंबल था, न रजाई थी। और अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई व्यक्ति खड़े हैं। वो पूछती हैं, आप कौन हैं? व्यक्ति कहते हैं, मैं आपका जिलाधिकारी हूं। और इससे पहले कि वो महिला को समझ पाती, उसके कंधे पर एक शॉल था, तो जिलाधिकारी ने खुद अपना शॉल उसको दे दिया था। ये जिलाधिकारी थे बांदा के तत्काल जिलाधिकारी हीरालाल जी, जो आज के हमारे मेहमान भी हैं। हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू आपका, थैंक यू, शुक्रिया। इस तरीके की और बहुत सारी कहानियां हैं आपकी, जिसमें आपकी मानवता की साफ साफ झलक दिखाई देती है। तो मेरा पहला सवाल तो यही कि आपको आईएएस बनना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात होगी, 27 साल का तो आपको खुद को अनुभव है, लेकिन अगर आपको याद हो कि पहली बार आपने कब सोचा था कि आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करना चाहते हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी की सोच मेरे फादर ने मेरे अंदर पैदा करी। और जब मैं शुरू में प्राइमरी स्कूल में कक्षा 8 तक मैंने अपने गांव के पास का एक प्राइमरी स्कूल था, वहां से पढ़ाई कर रहा था। प्रशासनिक तंत्र की उनको जानकारी थी कि आईएएस की जो पोस्ट होती है वो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, और यहाँ हर चीज का वातावरण है, हर काम एक आईएएस अधिकारी हर तरह का काम कर सकता है, पावरफुल पोस्ट है और इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं। तो वो वहां से मुझे मोटिवेट करते थे और वहां से आईएएस बनने का जो सपना या जो विचार मेरे मन में आया, मेरे फादर ने पैदा किया। अच्छा, तो हीरालाल जी, आपको याद है आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी और पहला अनुभव कैसा रहा आपका एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे? देखिए, पहली पोस्टिंग तो पहले तो हम लोगों में जब सिलेक्शन होता है तो हम पहले तो गए थे ट्रेनिंग करने नैनीताल में, ठीक है। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग सुल्तानपुर में हुई थी एज ए प्रोबेशनर फील्ड में, जनपद सुल्तानपुर में। और सुल्तानपुर उस समय के जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने जितने कुछ चैलेंजिंग जॉब थे उसको उन्होंने मुझे दिया। और शुरुआती दौर में मन में कुछ नहीं होता है, मन बड़ा साफ स्वच्छ होता है, कर गुजरने की तमन्ना होती है। तो उस समय का जो अनुभव था वो बड़ा अद्भुत अनुभव था और बहुत कुछ वहाँ उसने सिखाया। जी, तो आपकी पहली जिलाधिकारी के तौर पे पोस्टिंग अगर मानी जाए, सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो बांदा की थी। बांदा का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत सारे अवार्ड मिले आपको, बहुत सारे ऐसे काम जो आपने अनोखे किए, चाहे वो कुएं को लेके हो, जल को लेके हो, कैसा आपका अनुभव रहा? देखिए, बांदा की जो पोस्टिंग हमारी 1.5 साल की रही, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा पीरियड रहा। कारण क्या है, मैं वहाँ जिलाधिकारी के रूप में काम ही नहीं करता था। मैं तो जनपद बांदा में बतौर जिलाधिकारी एक स्टूडेंट था। मैं वहाँ लर्निंग मोड में हमेशा रहा। मैं कोई भी काम करता था वहाँ, हमने वहाँ 20-22 प्रयोग किए, तो हर चीज में मैं लर्न करता था, कैसे उसमें और अच्छा किया जा सके, कैसे उसकी कास्ट घटाई जा सके, कैसे उसके टाइम को मिनिमाइज किया जा सके, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो मैंने जो 20-22 प्रयोग किए, जैसे मल न्यूट्रिशन वहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर हमने काम किया। बेरोजगारी की समस्या थी, उस पर हमने काम किया। पानी की समस्या थी, उस पर हमने काम किया। तो जो वहाँ के मुख्य मुद्दे थे, और अगर मुद्दा नहीं था तो हमने उसे मुद्दा बनाया। और हम काम करने के 3 ट्रिक अप्लाई करते हैं। हमारा जो गवर्नेंस का तरीका है, जो मेरा व्यक्तिगत स्टाइल है, जैसे सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती वो कराते हैं, उनका फार्मूला है जीरो बजट खेती। हमारा है जीरो बजट गवर्नेंस, मीनिंग देयर बाई जो कुछ है उसी में आपको अच्छा करना है, बेहतर करना है और हटके करना है। डू द सेम थिंग डिफरेंटली। इसके लिए हमारे पास 3 ट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, वो काम, किसी काम का वो स्टेप या एक्शन करते हैं जो नो कास्ट वाला हो या लो कास्ट वाला हो, पहला। दूसरा यह है कि कैसे उसमें जितने भी लोगों का पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनको कैसे सबका प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट मिले हमें। तीसरा जो है, जितने भी रिसोर्सेज हैं जिले में, उसी से
पूल करके काम कराया जाए। ये नहीं कि कोई काम हम नया करने जा रहे हैं तो हम कहीं से बजट मांगे, हम बजट नहीं मांगते। इसीलिए हम कहते हैं जीरो बजट गवर्नेंस जो है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन ही हमारा सारा काम होता है। इसीलिए रिजल्ट आता है, क्योंकि जनता फिर उस प्रोग्राम को, प्रोजेक्ट को या एक्टिविटी को ओन करती है और तन मन धन से लगती है। जब पूरे जिले के लोग तन मन धन से किसी प्रोग्राम में लग जाएंगे तो वो सफल होगा। जैसे हमने मैं न्यूट्रिशन पे नंबर 1 कब किया, चुनाव, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बताने के लिए 20-22 प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक आपका कोटेशन है कि अगर आप किसी की खुशियां लिखने के लिए पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो किसी का दुख मिटाने के लिए इरेजर हो जाइए। और इस सिद्धांत पर आपने काम किया डीएम बांदा के तौर पर, और इसका आज भी बांदा के लोग उल्लेख करते हैं कि हाँ, हमारे जिलाधिकारी जब हीरालाल जी थे तो उन्होंने कई, चाहे वो कुएं का काम हो या माल न्यूट्रिशन पे हो, लेकिन एक काम और जिसके लिए आपको राज्यपाल से अवार्ड भी मिला, मिशन 90+। आमतौर पे ये कोटेशन पॉलिटिकल पार्टी यूज करती हैं नंबर ऑफ सीट्स के लिए, लेकिन आपने यूज किया था वोटिंग परसेंटेज के लिए। और एक बार फिर अगले साल चुनाव आने वाले हैं, तो आपका क्या फॉर्मूला था कि 90+ करने का? किस तरीके से आपने इस पे काम किया, क्या फॉर्मूला रहा? देखिए, ऐसा है कि सरकार चाहती है कि मतलब हम सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि हमारा देश मजबूत हो। तो देश को मजबूत करने के लिए हम सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो भागीदारी कैसे कर सकते हैं? अब तो लड़ाई है नहीं कि हम चले चाइना बॉर्डर पे कोई लड़ाई करके दिखाएं कि हम देशभक्ति कर रहे हैं, हम देश को मजबूत बना रहे हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा उतने ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी और हम अपने देश के मजबूत बनाने में कंट्रीब्यूशन होगा। हमने यहाँ से ये फार्मूला उठाया कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत करने में, देश को के जो व्यवस्था है मजबूत करने में अपनी सहभागिता। तो अब ये परसेंटेज था 2014 में करीब 54% था, उसको हम लोगों ने मेहनत करके 10% बढ़ाया, यूपी में हाईएस्ट बढ़ाया। तो क्या किया हमने, 2 गांव में पंचायत चुनाव में 90% से ज्यादा पोलिंग हुए थे। तो मैंने ये कहा कि भैया जब 2 गांव में 90% से ज्यादा पोलिंग हो सकती है तो लोग पंचायत चुनाव में, तो लोकसभा में क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए हमने उसको 90+ किया। क्या कि जब 2 गांव में 90% से ज्यादा पंचायत चुनाव में हो सकता है पोलिंग, तो लोकसभा में क्यों नहीं? उन्हीं दोनों गांव का उदाहरण देता था और लोगों को मोटिवेट करता था। और इतना अच्छा रिजल्ट आया, एक उत्सव का माहौल बना और उस उत्सव के माहौल में लोगों ने एंजॉय भी किया, वोटिंग भी करी और हाईएस्ट वोट परसेंटेज बढ़ा करके बांदा का नाम पूरे इंडिया में फेमस हुआ। लेकिन आप इस समय एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, लेकिन एक जहां हमने आपका भाषण सुना था, आपने कहा कि मैं हर क्षेत्र में सफल हुआ, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने में उतनी सफलता नहीं मिल पाई, जो कि आपके लिए पेट प्रोजेक्ट भी रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर उत्तर प्रदेश लगातार उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से बाकी देश में राज्य सरकारें कर रही हैं। तो इसको आप किस तरीके से इस पे प्रोग्रेस करने की क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, ये हमने बांदा में भी इस पर काम किया था। देखिए, हमारी जो सोच है, हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। और इसका हिंदी है, बचाव इलाज से बेहतर है। हम लोग क्या चाहते हैं, बीमार हो अस्पताल में जाओ, पैसा खर्च करो, दर्द झेलो, ठीक हो जाओ। हमारा कॉन्सेप्ट है क्योर नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट इलाज नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है बचाव, प्रिवेंशन। तो हमने बांदा में भी योगा में बांदा हम लोग बना रहे थे और ये प्रयोग में काफी कुछ हम लोगों ने किया था। डॉक्टर HR नागेंद्र, यस व्यासा यूनिवर्सिटी बंगलौर से भी हम उन्हें बुलाए थे। हर कार्यालय में, हर गांव में, हर स्कूल में योगा को हम लोगों ने लागू किया, जिससे हम बीमार ही ना हो। जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमें ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ना हमें दवाई की जरूरत होगी, ना हमारा पैसा खर्च होगा, ना हमें दर्द होगा। तो प्रिवेंशन पे हम लोगों ने वहां बहुत काम किया। अब अभी आपने देखा, सब लोग कह रहे थे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन का प्लांट लगाओ। तो ऑक्सीजन का प्लांट क्या है? पौधा। तो पौधा ही ऑक्सीजन का प्लांट है। तो लोग ऑक्सीजन पाने, लोगों को ऑक्सीजन का पौधा, ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए हमने वहां पेड़ जियाओ अभियान चलाया था। पेड़ लगाओ अभियान चलता है, हमने उसका नाम ही बदल दिया, पेड़ जियाओ अभियान। पेड़ लगाते हैं वो मर जाता है, लेकिन हमने उसमें कुछ ऐसा
एक माहौल पैदा किया पेड़ जियाओं में कि पेड़ अगर कोई लगाए तो देख रेख करे और पेड़ मरने ना पाए। हीरालाल जी, अब बात करते हैं जो आपका सबसे पसंदीदा और चर्चित प्रोजेक्ट है मॉडल गांव का। मॉडल गांव क्या आइडिया है? मॉडल गांव के बारे में बताइए। देखिए, मॉडल गांव जो बांदा में हमने 20-22 प्रयोग किए, मैंने आपको बताया ना, हमने अरहर सम्मेलन किया था जी। एग्री टूरिज्म के कॉन्सेप्ट में। अरहर की बात, अरहर के खेत में अरहर सम्मेलन, ठीक है, और एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट लाए। इसी तरह से स्टूडेंट डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया, जेल का कार्यक्रम चलाया, पानी बचाने का कार्यक्रम चलाया, माइल न्यूट्रिशन का कार्यक्रम चलाया, वाटर कंजर्वेशन का कार्यक्रम, मोर देन 20 इनोवेशंस हम लोगों ने किए। तो वो जो 20 इनोवेशन को हम लोग जब इकट्ठा करते हैं, मतलब हम लोग जो 20 काम किया उसके जो फायदे मिले 20, उसको हम लोग इकट्ठा कर दिया, वही मॉडल गांव है। तो मॉडल गांव जो 18 महीने की कलेक्टरशिप का जो कहते हैं ना, मंथन से निकला हुआ अमृत है, और इसको अब हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से पूरे यूपी में लागू कर रहे हैं। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ, एडवाइजर हूँ, ऑनरेरी हूँ, और इट इज रन बाई श्री मुनीश गंगवार जी रिटायर्ड सीजीएम है नाबार्ड के, उनकी टीम है, और इसको आईसीसीआई फाउंडेशन जो आईसीसीआई बैंक है वो सपोर्ट करता है, वो भी ऑनरेरी ही है मुनीश जी, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट है। गांव में पहला है उसका विलेज मैनिफेस्टो पार्ट 1, गांव में कैसे डिमांड ऑफ डेवलपमेंट पैदा किया जाए। तो विलेज मैनिफेस्टो 1 पेज का पर्चा है, और उससे हम लोग जैसे इलेक्शन में प्रचार करते हैं, ऐसे हम लोग उस पर्चे से प्रचार करवाते हैं, और एक चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव प्रधानी या किसी एमपी एमएलए का नहीं होता, गांव के विकास का चुनाव। तो विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव के विकास के चुनाव का माहौल पैदा करते हैं, डिमांड फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, पार्ट 1 है। फिर इसमें पार्ट 2 है कि गांव में जो अच्छे लोग हैं, जो समाज की भलाई में लगे रहते हैं, अपना नुकसान कर लेंगे समाज के लिए कुछ भी करने को, ऐसे लोगों को हम लोग चयन करेंगे और उनको एग्री टूरिज्म पे जिले में, फिर प्रदेश में, फिर प्रदेश के बाहर इंडिया में, फिर विदेश में भेजेंगे। वहां से लोग जाएंगे, सीख के आएंगे, अपने गांव में वो ज्ञान लागू करेंगे। नॉलेज इज पावर, वो जाएंगे नॉलेज लेके आएंगे। बेस्ट जैसे कहीं मान लीजिए डेयरी बहुत अच्छा है जिले में, तो गांव के 10-12 लोग वहां डेयरी पे जाकर के देख के आएंगे, और अपने गांव में जो डेयरियां हैं उसमें वो नॉलेज लगा के उसको अच्छा करेंगे, तो इनकम बढ़ेगी। जहां मछली पालन अच्छा हो रहा है हम वहां भेजेंगे, सीख के आएंगे। तो ये है दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट ये है कि गांव में ना कोई रहना चाहता है, गांव में ना कोई खेती करना चाहता है, गांव से लोग भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। तो हम लोगों का तीसरा पार्ट है कि कैसे खेती को खेती व्यापार में, एग्री को एग्री बिजनेस में, और घाटे को मुनाफे में बदल दिया जाए। तो इसके लिए सरकार एफपीओ का कार्यक्रम चला रही है। उसी कार्यक्रम को हम लोग गांव लेवल पे मजबूत कर रहे हैं। सरकार जो एफपीओ का प्रोग्राम है, गांव के लोग मिलके एफपीओ की कंपनी बनाएंगे, गांव के लोग मिलके इसको चलाएंगे, खेती को खेती व्यापार में बदलेंगे, घाटा मुनाफे में बदल जाएगा, और गांव संपन्न हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। ये मोटा मोटा मॉडल गांव है। हीरालाल जी, अभी ये प्रोजेक्ट कितने गांव में चल रहा है, कोई एस्टिमेट? देखिए, हम लोग इसको जनवरी में शुरू किए थे, और हम लोग इसमें कोई भी मॉडल गांव बनाने के लिए कम से कम 10 साल की जरूरत है। 10 साल से कम मिनिमम समय नहीं लगेगा। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 पे, जैसे विलेज मैनिफेस्टो पे, हमारे करीब काफी लोगों ने चुनाव में विलेज मैनिफेस्टो पे प्रधानी लड़े, और करीब 15-20 लोग जीत भी गए हैं, ठीक है। तो हमारे अब तक करीब 1200 विलेज मैनिफेस्टो लोगों ने बनाए हैं, तो गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं। माहौल एक तो शुरू हुआ है। इसी तरह से हम लोग चेंज मेकर पे, जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छे लोग हैं गांव में, उनका चयन करके उनको हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं। तीसरा, पूरे प्रदेश में करीब 800 एफपीओ हैं। उन 800 एफपीओ की हम लोगों ने सूची ले ली। उनको हम लोग वेबिनार करके बता रहे हैं कि आपका एफपीओ कैसे चलेगा, आपका विकास कैसे होगा, आपकी समस्याएं क्या हैं। इसी तरह से
कुछ जो अच्छे एफपीओ हैं 25-30 उनको उसमें से छांट रहे हैं, उनको उन्हीं 800 का लीडर बनाएंगे और हर जिले से अच्छे किसानों का चयन कर रहे हैं। और हम लोग स्टार्टअप को, टेक्नोलॉजी को गांव में ले जाना चाहते हैं, ई फार्मर बनाना चाहते हैं, ई एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग लगातार जो एग्री स्टार्टअप हैं उनसे बात कर रहे हैं और उनको गांव में ले जाएंगे। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना ई फार्मर बने, बिना ई एग्रीकल्चर के हम गांव को मॉडल गांव नहीं बनाएंगे। तो हम इस तरह से एग्री स्टार्टअप के माध्यम से गांव में टेक्नोलॉजी को ले जाने में लगे हुए हैं। हीरालाल जी, आज के समय में युवा जो युवा वर्ग है वो गांव में रुकना नहीं चाह रहा है, वो गांव से शहर की ओर भागता है और जो शहर में है उसे विदेश की ओर जाना है। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जिनको आप बाहर भेज रहे हैं सीखने के लिए, काम करने के लिए, वो वापस गांव में ही आएंगे? इसकी क्या गारंटी है? ऐसा या तो उन्हें रोजगार के अवसर यहाँ प्राप्त हों, क्योंकि अगर आप उन्हें सेवा के तौर पे देखते हैं कि वो सेवा के तौर पे आएंगे वापस, तो क्या आपको लगता है कि फिजिबल होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना ने सबको एक चीज बता दिया कि बुरे दिनों में गांव ही काम आया। जो बॉम्बे में गए थे धनी बनने ने और जो अमेरिका में धनी बनने गए थे सब हवाई जहाज पकड़ के भागे भागे गांव में आए। तो वो जो आप बात कह रहे हो, ये कोरोना के पहले का माहौल था। कोरोना ने ये बताया कि गांव में की जो अपनी सूखी रोटी और गांव की जो हवा है वही हमारा सहारा देगा, ये शहर और विदेश साथ नहीं देगा। तो अब मानसिकता बदल गई है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि गांव के विकास के लिए करीब 1500 से 1600 एग्री स्टार्टअप बन गए हैं पूरे देश में। मैंने पता किया, ये डाटा मेरे पास कोई ये नहीं है एग्जैक्ट है, मतलब इसका कोई सोर्स, लेकिन मुझे किसी ने बताया करीब 1500 से 1600 एग्री स्टार्टअप बन गए। मतलब जो शहर में बैठ के टेक्नोलॉजी का काम कर रहे थे वो गांव पे काम करने लग गए। तो अब चलो गांव की ओर, ये कोविड ने बता दिया, चलो गांव की ओर। और गांव, कोविड में सब लोग शहर छोड़ के गांव में थे क्या, तो अब उन्हें समझ में आ गया है कि हम अगर जिंदा रहना है, अच्छा जीवन जीना है, तो गांव को से प्यार करना है, गांव की तरफ चलना है और गांव को आगे ले जाना है। तो अब युवा वर्ग की भी सोच बदल रही है और गांव में जो युवा है, जो पढ़ लिख करके और बेरोजगार है, उसके लिए तो मॉडल गांव वरदान है। मॉडल गांव पे काम करे, गांव का विकास करे, स्वयं का विकास करे, गांव का सोशल लीडर बन जाए। अगली बार प्रधानी का चुनाव होगा, पूरे गांव के लोग कहेंगे भैया तुम ही प्रधान बनो, उसे पोस्ट भी मिल जाएगी। भाई हर आदमी, गांव वाला अच्छा आदमी को पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पढ़े हम पास आप हो, बीमार मैं हूं दर्द आपको हो। गांव के लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, जो कि सामान्यता कम मिलता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी, जैसे एनएसएस है, राष्ट्र सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक हैं, जो जिनके कार्य में है कि एक गांव को आच्छादित करना, उसे गोद लेना। तो क्या आपने इनको भी जोड़ा है किसी प्रोजेक्ट से? देखिए, नेहरू युवा केंद्र जो भारत सरकार का है, उनके जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ लखनऊ में, हम लोग उनके ऑफिस गए थे, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दिया और उनके जो नेहरू युवा केंद्र के 10 जिले से हम लोग वेबिनार कर चुके, ठीक है। तो उनको, और जो पीआरडी होता है, प्रांतीय रक्षक दल, जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, उनके भी हम लोग ऑफिस गए। उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं, जिसको मंगल दल बोलते हैं, युवक मंगल दल, उनकी हम लोगों ने युवाओं को जोड़ रहे हैं। और एक होता है नेशनल रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल SRLM, ठीक है, NRLM एंड SRLM। तो जो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, हम लोग उनके लोगों से भी संपर्क किए हैं और उनके लोगों को भी इसमें जोड़ रहे हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और उनका काम ही है गांव का विकास करना, महिलाओं का विकास करना। तो महिलाओं को इस तरह से हम लोग NRLM से जुड़ करके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हीरालाल जी, आज जब मैंने अपने कुछ साथियों से बताया कि मैं IAS हीरालाल का इंटरव्यू करने वाला हूं आज शाम को, जो आपको भी और मॉडल गांव को फॉलो करते हैं, उनका एक कहना था कि उनसे पूछिएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिटायर होने के बाद सांसद बनना चाह रहे हो, इसलिए इतनी आर्मी खड़ी कर रहे हैं मॉडल गांव की और प्रधानों की। राजनीतिक में कोई कोई कट गया सवाल ये? देखिए, मैं आपको बता दूं,
नहीं सुनिए, हाँ सुन ले। ऐसा है कि ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर लोग सोचते हैं, क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है, जब एक आध साल रिटायरमेंट होता है तो लोग ऐसा काम शुरू कर देते हैं। मैंने तो जिस दिन से नौकरी में मैं आया हूँ उसी दिन से मैं ऐसा काम करता हूँ। मैं तो जहाँ रहता हूँ ऐसा काम करता हूँ, और मेरे अभी 6 साल सेवा के बचे हैं। कितने बचे हैं? 6 साल। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जिसको कुछ नहीं मिलता है, तो जिसको खुरपेच करनी होनी है, या किसी, बहुत लोगों का काम है ये बुराई, मतलब हमेशा बुराई ढूंढो। तो हम तो बांदा में थे, हमने 4 साल से, पिछले 8-10 साल से मैं बहुत एक्टिव होकर के काम, वो आदत होती है क्या, हर आदमी की अपनी स्टाइल होती है, तो मेरी ये स्टाइल है। और अभी मेरी जॉब बहुत लंबा है, ठीक है। और ये जो आप कहना चाह रहे हो, ना ऐसा सोच है, ना विचार है, और ना मनसा है, और ना मैं उसमें सफल हो पाऊंगा, दोनों बातें हैं क्या। मेरा ये सवाल पूछने का एक मकसद और भी था। बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी अभी आईएएस बने हैं, उनका आईएएस बनने से पहले सपना होता है जब हम आईएएस बन जाएंगे, जिलाधिकारी बन जाएंगे, ये काम करेंगे, गरीबों के लिए ऐसा करेंगे, लेकिन सिस्टम में आते ही वो सिस्टम के में बंध के रह जाते हैं कि हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव है, हम कुछ भी करेंगे तो कोई क्या सोचेगा। लेकिन आपने एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पे रहते हुए इनोवेटिव काम किए, उसी सिस्टम के अंदर से आपने तरीके निकाले। तो जो नए आईएएस अधिकारी बनते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी सीमाओं में, नियमों में रह के भी क्या आप इनोवेटिव काम कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है, कहीं कोई ना रुकावट है ना इंटरफियरेंस है, ठीक है। लेकिन जब किसी को कुछ नहीं करना है या कुछ नहीं होना है, तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज और बहाना बताना है। तो कहीं किसी को बता देंगे उनके वजह से नहीं किया, कुछ बता देंगे उनके, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप काम करोगे, कुछ लोग अगर होगा ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, एक जगह से बैठा देंगे तो दूसरे जगह काम करेंगे, दूसरे आपको कहीं बैठाएंगे, और जहां बैठाएंगे वहां काम करने के लिए समुद्र है। आप समुद्र की तरह हर जगह, एक समुद्र से दूसरे समुद्र से दूसरे समुद्र, तो आप जाइए, हर जगह काम करने का स्कोप है। हम तो संस्कृत विभाग में थे तो वहां खूब काम किए, फिर चले गए कानपुर, वहां काम किए, डीएम के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है और मॉडल गांव पे काम कर रहे हैं, पूरे देश में हर जगह हम लोग एक मतलब माहौल बना रहे हैं। गांव के प्रति लोगों के मन में एक प्यार, अपना, तो गांव को बढ़ाने का, गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, जब आप अच्छा काम करेंगे और आपकी अच्छी सोच होगी, अच्छी नीयत होगी, तो अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो उसका तभी बनेगा। सत्यमेव जयते। हीरालाल जी, मेरा आखिरी सवाल कि आप यूपी एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी हैं, लेकिन आज भी एड्स को लेके कई तरीके की दुर्भावनाएं और टैबू जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो फैली हुई हैं। तो इनको लेकर यूपी सैक्स क्या काम कर रहा है? देखिए, ये जो यूपी सैक्स है, ये इसी तरह से हर स्टेट में सोसाइटी बनी हुई है, और नाको इसका नोडल है भारत सरकार का। इसकी सभी मैक्सिमम गाइडलाइन हम लोग उसको जमीन पे लागू करते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है क्या, ये कल्चरल प्रॉब्लम है, और ये हमेशा टाइम टेकिंग होता है। कभी जैसे जब कोरोना पहले दिन आया तो लोग कांप रहे थे, अब देखो सब घूम रहे हैं, कोरोना नाम ले लो तो पहले दिन तो, अगर आप जब पहले दिन कोरोना आया, सप्ताह भर अगर किसी कोरोना नाम लो पसीना आ जाता था। आज के डेट में क्या है? तो इसी तरह से अब एड्स की बीमारी में काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो गया है, जो आप कहना चाह रहे हो, और जो कुछ बचा है उसमें भी लगातार प्रयास जारी है। हम लोग पता करते रहते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, अगर वो आइडिया फिर नहीं लाते हैं तो काफी कुछ हो चुका है, और जो बचा हुआ है उसको और ठीक करने की हर तरह से कोशिश है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मॉडल गांव को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी। तो ये थे हमारे साथ आईएएस हीरालाल, जिनका मॉडल गांव का स्कीम आपने समझा और देखा, और इसे अगर ये सपना हकीकत बनता है तो एक बार फिर से भारत, जिसे गांवों का देश कहा जाता था, उसके गांव मॉडल बनेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।